हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अनुराग की वाणी यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अनुराग। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ एक और सच्ची और डरावनी कहानी। आज की कहानी हमें निखिल ने उत्तर प्रदेश से भेजी है। तो अब मैं आपको कहानी निखिल जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। तो हेडफोन्स लगाइए और इस कहानी को अपनी आंखों के सामने इमेजिन करके सुनिएगा। मेरा नाम निखिल है और उत्तर प्रदेश के गांव में मेरा घर है। वहाँ मैं छुट्टियों में अक्सर कभी कभी चला जाता हूँ। वैसे मैं शहर में रहकर पढ़ाई करता हूँ। इस बार मैं कई साल बाद गांव आया था, जो काफ़ी ही बदला हुआ सा लग रहा था। हमारे घर के बाहर काफ़ी घास उग जाया करती थी, जिसको हमें काटना पड़ता था, जिसके कारण मेरा काम और भी ज़्यादा बढ़ गया था। यह काम रोज़ रोज़ करना पड़ता था। एक दिन तो गजब ही हो गया। मैं घास ही काट रहा था और तभी अचानक से एक ततैया जैसे दिखने वाले कीड़े ने मुझे काट लिया। ऐसा नहीं था कि ये पहले नहीं हुआ था, मगर इस बार दर्द कुछ ज़्यादा था। मैंने देखा मेरी उंगली में से खून आ रहा है। मैंने उसको दबाते हुए पानी से धोया और अपने घर से दूर एक दवाई की दुकान पर गया, जहाँ से मैंने एक टैबलेट ली जो इन्फेक्शन की थी। दवाई लेकर मैं घर की ओर आ ही रहा था तो मेरी नज़र रास्ते में आते वक्त एक कुएं पर पड़ी, जो वीरान पड़ा था। उस कुएं के आसपास एक पक्षी भी नज़र नहीं आ रहा था। ऐसा कुआं जिसमें पानी नहीं था, जाने वह कुआं जैसे मुझसे कुछ कह रहा था। मैंने कुएं की तरफ ध्यान से देखा तो कुएं के पास एक मिठाई का डब्बा पड़ा हुआ था। तो मुझे विचार आया, क्यों ना मैं उस डब्बे को खोल कर देखूं कि इस डब्बे में ऐसा क्या है और कौन है जो कुएं के पास इस मिठाई के डब्बे को रख गया है। मैं मिठाई के डब्बे की तरफ बढ़ ही रहा था, तभी मोहन काका की आवाज़ आई। वह हमारे ही गांव में रहते थे। वह बोले, क्या कर रहे हो यहाँ? जाओ यहाँ से। सुनाई नहीं दिया? जाओ यहाँ से, आइंदा यहाँ मत दिखाई देना। ऐसी बात सुनकर मानो मेरे को बहुत ही बुरा लगा और मैं यह भी सोचने लगा कि यह ऐसा क्यों कह रहे हैं, आखिर बात क्या है। मगर मैंने बातों को ना बढ़ाते हुए चुप रहना ज़्यादा ही सही समझा, इसलिए वहाँ से चुपचाप घर पहुँच गया। घर पहुँचते ही सारी बात मम्मी को बताई। मम्मी ने सुनते ही कहा कि उस जगह पर भूत प्रेत रहते हैं, इसलिए उस जगह से दूर रहा करो, और सब कोई भी वहाँ जाने से मना करते हैं। मुझे हंसी आ गई कि मम्मी कब से ऐसी बातों पर विश्वास करने लगी, क्योंकि वह पढ़ी लिखी थी। मैंने उनसे कहा, क्या मम्मी आप भी इन सब पर विश्वास करती हो? मगर मम्मी ने कहा, कुछ चीज़ें वास्तविक होती हैं और उसमें कुछ न कुछ सच्चाई जरूर होती है, इसलिए उस जगह से दूर ही रहना। मम्मी की बात सुनकर मैंने हामी भर दी, मगर मन से हामी नहीं हुई थी। मुझे मम्मी की बातों पर विश्वास नहीं था। मुझे लगता था मम्मी मुझे डराने की कोशिश कर रही हैं और यह बात झूठी है। मेरे मन में एक विचार और आया कि क्यों ना मैं वहाँ जाकर एक छोटी सी वीडियो बनाऊं और सबको दिखाऊं कि यहाँ कुछ भी नहीं है। मगर आने वाले वक्त में मुझे यह नहीं पता था कि यह बात साबित करने के चक्कर में मैं बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ने वाला हूँ। ऐसा करने के लिए मैंने रात का समय ज़्यादा उचित समझा। मैंने समझा क्यों ना सब सो जाएंगे तब वहाँ जाया जाए, जिससे किसी को पता भी नहीं चलेगा और मेरा काम भी हो जाएगा और किसी को यह भी नहीं पता चलेगा मैं वहाँ गया। और मुझे साबित भी करना था कि भूत जैसी कोई चीज़ नहीं होती। इस वजह से मैंने रात को जल्दी खाना खा लिया और सोने चला गया और सबके सोने का इंतज़ार करने लगा। ठंड काफ़ी थी। मैं लेटकर इंतज़ार ही कर रहा था और मेरे को नींद आ गई, और जब मेरी आँख खुली तो रात के 2 बज चुके थे। मैंने भी सोचा सुबह होने में अभी 2 घंटा बाकी है, तब तक मैं वहाँ से होकर वापस आ सकता हूँ। तो मैंने डिसीज़न ले लिया था। मैंने एक लालटेन ले ली और एक चादर ओढ़कर चल पड़ा। अंदर से थोड़ा डर भी था। मन ही मन में सोचने लगा कि कहीं चोर हुआ तो मेरा क्या होगा? वह तो मुझे मार भी सकता है। वो अलग बात है कि मेरे पास पैसा नहीं है, मगर चोर का क्या भरोसा, वो कुछ भी कर सकते हैं और घर में किसी को पता भी नहीं। बस मुझे इसी बात का डर खाया जा रहा था। मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी और कुएं की तरफ बढ़ने लगा। जितने नज़दीक मैं कुएं के पास जा रहा था, मेरी धड़कन बढ़ती ही जा रही थी, जैसे मानो मुझे ही सुनाई दे रही हो। मैं बहुत ही नज़दीक आ चुका था। मैंने मोबाइल में वीडियो भी स्टार्ट कर दी थी। वीडियो मैंने बनाई, वहाँ पर कोई नहीं था।
बिल्कुल सन्नाटा सा पसरा हुआ था। दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था। फिर मैंने सोचा क्यों ना कुएं के अंदर की भी वीडियो बना ली जाए। और तभी मैं क्या देखता हूँ कि कुएं के अंदर से एक आवाज़ आ रही थी, बचाओ बचाओ। मैं कुएं के अंदर की तरफ झांकने ही जा रहा था, तभी मुझे किसी की रोने की आवाज़ आई। तो मैं अपने चारों तरफ देखने लगा तो मैंने देखा कुएं के पास ही एक छोटी सी लड़की रो रही थी। उसने सफ़ेद कलर का गाउन पहन रखा था, बाल उसके खुले और सफ़ेद चेहरा था उसका। जैसे ही मैंने उससे पूछा क्यों रो रहे हो, उसने मेरे को अचानक से देखा और घूरने लगी गुस्से में। मैं उसे देखकर डर सा गया क्योंकि उसका चेहरा बहुत ही ज़्यादा डरावना था। इतनी वीरान जगह पर जहाँ कोई नहीं आता वहाँ यह बच्ची क्या कर रही थी? इस प्रकार के प्रश्न मेरे मन में चलने लगे। अब तक केवल फिल्मों में ही देखा था, मगर आज वास्तव में देख लिया और मुझे अपनी माँ की बात भी याद आ गई, भूत प्रेत वाली। मैं ज़्यादा देर लगाए बगैर इस बात को समझ गया था कि यह लड़की नहीं, एक भूतनी है जो रात के समय दिखती है। उस लड़की को देखते के साथ ही मैं घर की ओर भागने की सोच रहा था क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया था। मैंने जैसे ही कदम बढ़ाया तभी अचानक मेरे पैर जम से गए। मैं उठ ही नहीं पा रहा था, मैं जम सा गया था और आंखों के आगे अंधेरा सा छा रहा था। मेरा दम घुट रहा था। मुझे ऐसा मानो प्रतीत हो रहा था जैसे मुझे किसी ने कस के पकड़ रखा हो। मैं चिल्लाना चाह रहा था मगर मेरे गले से एक आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे मारना चाहता है और मैं कुछ भी कर नहीं पा रहा था। अचानक से लोगों का शोर मच गया और लोग कुएं की तरफ भागे चले आ रहे थे। वह लोग जैसे ही मेरे पास पहुंचे तभी सब कुछ नॉर्मल हो चुका था, मगर यह सब महसूस करने के बाद मेरे अंदर डर बैठ गया था और विश्वास भी हो गया था कि भूत प्रेत जैसी चीजें होती हैं। लोगों ने मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कराया। मेरा सर दर्द से फट रहा था और वहां पर मुझे एडमिट कराया। मुझे नॉर्मल होने में कम से कम 2 महीने लग गए और लोगों ने मुझे गुस्से से डांटा भी। मगर मुझे एक बात समझ नहीं आई, जब मैंने आवाज़ ही नहीं लगाई तो लोग मेरी मदद करने कैसे पहुंच गए? और उस कुएं के पास वह बच्ची कौन थी? और इसके साथ ही कुएं के अंदर से मदद के लिए कौन चिल्ला रहा था? यह सब राज आज तक मुझे पता नहीं चली और मैं जानने की सोचना भी नहीं चाहता। अब मैं गांव नहीं जाता हूँ और ना ही जाने की हिम्मत है। शहर में रहकर ही आगे की पढ़ाई की, मगर वह हादसा आज तक नहीं भूल पाता और जब भी याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मगर तभी कुछ सालों बाद मेरे मन में बार बार वही विचार आता जा रहा था कि वह लड़की कौन थी जो वो रो रही थी। ऐसा क्या हुआ था जो उसकी आत्मा वहां पर बैठी है? यह प्रश्न उसके दिमाग से निकल ही नहीं रहा था। तभी फिर से मैंने गांव जाने का विचार बनाया। मुझे यह जानना था कि वह लड़की कौन है और उसकी आत्मा वहां पर कैसे आई। यह सब जानने के लिए मुझे गांव जाना ही पड़ेगा। अब मैंने निर्णय ले लिया था कि मैं गांव जाकर ही रहूंगा और यह सब जान के ही रहूंगा। मैंने अगले दिन ही ट्रेन की टिकट ली और अकेले ही चल पड़ा। मम्मी पापा को यह बोलकर निकला कि फ्रेंड के साथ घूमने जा रहा हूँ। यदि मैं उनको बताता कि मैं गांव में उस रहस्य के बारे में जानना चाहता हूँ तो वह कभी भी मुझे नहीं जाने देते। इसलिए उनको झूठ बोलकर मुझे आना पड़ा, क्योंकि मेरे मन में वो बात इस कदर बैठ गई थी कि उसके बारे में जानना मुझे बहुत ज़रूरी लग रहा था। इसलिए मैंने ट्रेन पकड़ी और गांव आ पहुंचा। मुझे कम से कम 8 साल हो गए थे गांव आए हुए और मैं काफ़ी बड़ा हो गया था। लोग पहचान भी नहीं पा रहे थे। रात मैंने ऐसे तैसे काट ली, मगर मन मचल रहा था जानने के लिए। सुबह होते ही मैं उन लोगों से मिलने चला गया जो बहुत पुराने ज़माने के थे। उनमें से बहुत से लोगों से उस कुएं के बारे में जानना चाहा। काफ़ी लोगों ने तो चुप्पी ठान ली थी और यह तक कह दिया था, बेटा तुम्हें उस कुएं के बारे में नहीं जानना चाहिए। मगर मेरा मन उसी कुएं के बारे में जानने के लिए बेचैन था। मैंने कहा, ऐसा क्या है जो आप मुझे बता नहीं सकते या फिर बताना नहीं चाहते? उन्होंने कहा, एक दूसरे गांव में एक बुढ़िया रहती है, रावड़ी नाम है उस बुढ़िया का। वही उस कुएं की पूरी स्टोरी आपको बताएगी और अगर तुम जानना चाहते हो तो उससे मिलो। दूसरा गांव काफ़ी दूर था, उसके लिए 4-5 घंटा लगता और दिन अभी आधा बीत चुका था। मैंने सोचा अगले दिन जाना ज़्यादा उचित होगा, क्योंकि अब शाम होने को आई है और पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी। इसलिए वह आज की रात फिर से अपने घर जाकर सो गया। सुबह होने का इंतजार काफ़ी लंबा था। 11 करवट और घड़ी पर निगाहें टिकी हुई थी।
जैसे मानो रोज के अकॉर्डिंग आज की रात काफी लंबी हो। समय मानो जैसे कट ही ना रहा हो और नींद तो मानो उसे आ ही नहीं रही थी। जैसे तैसे सुबह हो गई। सुबह के 4 बजे ही थे। वह नाश्ता करके तैयार हो गया और अपना बैग रेडी कर लिया। जो भी उसे रास्ते में चाहिए था, पानी, लंच, उसने वह सब कुछ रख लिया और उसने बस स्टैंड पर बस पकड़ने 5 बजे पहुंच गया। पर बस 1 घंटे बाद चली। वह 11 बजे तक उस गांव में पहुंच चुका था। पहुंचते ही उसने उस बुढ़िया के बारे में पूछना चालू किया। वहां के लोग नहीं जानते थे। फिर वह गांव के और अंदर पहुंचा और उसने उस बुढ़िया का नाम लेकर पूछा, क्या आप रावड़ी आंटी को जानते हो जो बहुत बूढ़ी हो चुके हैं? तो एक लड़के ने जवाब दिया, हाँ मैं जानता हूँ। उसने कहा, चलो मैं ले चलता हूँ आपको। मैं उस लड़के के पीछे पीछे जाने लगा। मैं काफ़ी दूर तक पैदल गया और एक छोटा सा मकान जो कच्चा था, उस घर के अंदर वह लड़का मुझे लेकर गया। वहाँ पर बुढ़िया जो बिस्तर पर लेटी थी और काफ़ी उसकी तबीयत भी खराब थी, जैसे वह आखिरी सांसें गिन रही हो। मैं उस बुढ़िया औरत के पास पहुँचा और बोला, प्रणाम। बुढ़िया बोली, कौन हो बेटा तुम? मैं तुम्हें नहीं जानती। तभी मैं बोला, हाँ आंटी, आप मुझे नहीं जानती क्योंकि हम पहले कभी नहीं मिले। आंटी ने बोला, फिर तुम मुझसे क्यों मिलने आए हो और मेरे बारे में तुम्हें किसने बताया? मैंने उनको यह सारी घटनाएं बताई जो भी मेरे साथ घटी थी और उसके साथ ही मैंने उस आत्मा के बारे में भी बताया जिससे मेरी मुलाकात हुई थी और उसने मेरे साथ क्या क्या किया था। और अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि वह आत्मा कौन है और वहाँ पर कर क्या रही है। बुढ़िया ने कहा, इस बारे में आज तक मुझसे किसी ने कुछ भी नहीं पूछा, पर तुम बहुत दूर से आए हो यही बात जानने के लिए, तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। जब यह घटना हुई थी तब मैं पैदा भी नहीं हुई थी और इसके बारे में मैंने अपनी माँ से जाना था। वह उस जमाने की बात है जब यह घटना हुई थी। बहुत ही समय पहले एक छोटी सी फैमिली थी जिसकी 2 बेटियां थी और बहुत मिन्नतों के बाद उनको एक बेटा हुआ था। वह तीनों बच्चे आपस में बहुत अच्छे से खेलते थे, मगर एक दिन वह सब छुपन छुपाई खेल रहे थे और माँ घर में सो रही थी। लड़का कब कुएं के पास आकर उसके अंदर गिर गया उसे पता ही नहीं चला और इसके साथ ही कुएं में गिरने से उस लड़के की मौत हो गई। उसकी माँ की आंख जब खुली और उसने देखा कि बेटा लापता है, वह उसे बहुत खोजने के बाद उसकी नज़र कुएं के अंदर पड़ी जहाँ पर उसका बच्चा मर चुका था। वह क्रोध में आकर अपनी दोनों बेटियों का गला दबाकर उन्हें भी मार देती है, जिसके कारण से वह तीनों बच्चों की आत्माएं उस कुएं के आसपास ही भटकती रहती हैं। यह सब सुनकर मुझे अब शांति मिली क्योंकि कई सालों से मैं यह राज जानना चाहता था। आखिरकार मुझे यह राज पता चल ही गया। तो दोस्तों, कहानी बस यहीं तक थी। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और कहानी अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं आज की दूसरी कहानी। यह उस जमाने की घटना है जब मोबाइल फ़ोन तो क्या, टेलीफोन तक नहीं हुआ करते थे। लोग चिट्ठी पत्री से ही एक जगह की बातें दूसरी जगह तक पहुंचाया करते थे। बाबू श्यामलाल एक हेड मास्टर थे। झांसी में उनकी पोस्टिंग थी। सरकारी नौकरी होने के कारण उन्हें अपने गांव से दूर शहर में रहना पड़ता था। नौकरी अच्छी होने के कारण वह अपने परिवार से दूर रहने के लिए राजी हुए थे। अकेले वही किराए के मकान में रहते थे। ठंडी के दिन थे, दिसंबर का महीना चल रहा था, रात का वक्त था। बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने के कारण श्यामलाल ने अपने घर के सभी दरवाजे खिड़कियों को अंदर से बंद कर लिया था ताकि ठंडी हवा अंदर ना आए। ठंडी के दिनों में लोग खा पीकर जल्दी सो जाया करते हैं। रात के 8 बज रहे थे। श्यामलाल ने अपना खाना बना लिया था और वह इत्मीनान से बैठकर खाना खा रहे थे। खाना खाने के बाद उन्होंने अपनी चारपाई बिछाई और कुछ ही देर में वह घोर निंद्रा में डूब गए थे। देखते देखते रात के कई पहर बीत गए। अचानक दरवाजे पर हुई आहट से श्यामलाल की नींद टूट गई। वो उठकर बैठ गए। दीवार पर लगी घड़ी टिक टिक कर रही थी। उनकी नजरें घड़ी पर पड़ी तो रात के 2 बज रहे थे। उन्होंने सोचा इस समय कौन आया होगा। तभी उन्हें ध्यान आया कि घर के दरवाजे के बाहर आंगन में मेन गेट तो उन्होंने लॉक कर रखा था, फिर उसे फांद कर कोई अंदर कैसे आ गया? कोई चोर तो नहीं? लेकिन चोर भला दरवाजे को खटखटा कर क्यों आएगा? उन्होंने अपनी रजाई हटाई और चप्पलों में पैर डालकर धीरे धीरे दरवाजे के पास आने लगे। दरवाजा खुलते ही उनकी नज़र सामने वाले व्यक्ति पर पड़ी। कोहरा घना था। कोहरे की वजह से उन्हें ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा तो
वहां उनके गांव का एक पुराना दोस्त दीनदयाल खड़े थे। अपने सामने अपने पुराने दोस्त को देखकर श्यामलाल गदगद हो उठे। लेकिन उस समय दीनदयाल वहां क्या कर रहे थे यह उनकी समझ में नहीं आया। सबसे अचंभे की बात तो यह थी कि दीनदयाल ने ना तो कोई मोटे कपड़े पहन रखे थे, ना ही कोई शॉल या जैकेट उनके पास था। हमेशा की तरह अपनी साधारण सी वेशभूषा धोती कुर्ता पहने खड़े थे। श्यामलाल ने तुरंत अपने दोस्त को अंदर ले जाना चाहा। दीनदयाल तुम, वो भी इस समय? अरे अंदर आओ, तुमने कोई गर्म कपड़े क्यों नहीं पहन रखे? लेकिन दीनदयाल ने कुछ जवाब नहीं दिया। जैसे ही वो अंदर आए, श्यामलाल ने भीतर से दरवाजा बंद कर लिया। श्यामलाल ने उनसे कहा, तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ गर्म कपड़े लेकर आता हूँ। दीनदयाल ने उनसे कहा, नहीं, तुम यहीं रुको, मुझे तुम्हें देखने की बहुत इच्छा थी। उनकी आंखों में एक अजीब सा भाव था, मानो पहले कभी श्यामलाल को ना देखा हो। अब मुझे जाना होगा, मेरे साथ कुछ और भी लोग आए हैं, वह बाहर मेरे लिए रुके हैं। श्यामलाल यह सुनकर चौंक उठे। पर तुम अभी तो आए हो और इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो, वो भी इतनी सर्द रात में? लेकिन दीनदयाल रुकने को तैयार ही नहीं थे। वो पीछे पलटे और दरवाजा खोलकर बाहर कोहरे में निकल गए। श्यामलाल जल्दी जल्दी उनके पीछे गए, लेकिन बाहर निकलकर उन्होंने अपने आप को अकेला पाया। कोहरे में बहुत देर तक वो यहाँ वहाँ देखते रहे, लेकिन उनका मित्र दीनदयाल उन्हें कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी दीनदयाल कहाँ चले गए और वे अंदर कैसे आए थे, जबकि उन्होंने मेन गेट पर तो ताला लगा रखा था। उन्होंने जाकर मेन गेट को चेक किया तो वह अभी भी लॉक था। इस अजीब घटना के कारण उन्हें रात भर नींद नहीं आई। सुबह उठकर उन्होंने गांव जाने का मन बना लिया। उन्हें किसी अनहोनी होने का अंदेशा हो रहा था। सुबह उठकर वे अपने गांव जाने के लिए रवाना हो गए। गांव पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वहां मातम पसरा हुआ है। जब वह अपने घर पहुंचे तो उनकी पत्नी ने उन्हें बताया, उनके मित्र दीनदयाल जी अब इस दुनिया में नहीं है। उनका कल ही स्वर्गवास हो गया। मरने के पहले वह आपको बहुत याद कर रहे थे और किसी भी तरह से आपसे मिलना चाहते थे। यह सुनकर श्यामलाल के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अगर कल ही दीनदयाल की मृत्यु हो गई थी तो वह उन्हें मिलने के लिए झांसी कैसे आए थे। वो जल्दी जल्दी दीनदयाल के घर जा पहुंचे, जहां उनकी पत्नी और बच्चे बिलक बिलक कर रो रहे थे और घर के बाहर आंगन में दीनदयाल का शव रखा हुआ था। श्यामलाल ने जैसे ही कफन उठाकर देखा तो वाकई में वहां दीनदयाल ही लेटे हुए थे। श्यामलाल की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। वो सोचने लगे, तो क्या कल रात जो मुझसे मिलने आए थे वो दीनदयाल नहीं, उनकी आत्मा थी? तो दोस्तों, कहानी बस यहीं तक थी। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं आज की तीसरी कहानी। कन्हैयालाल को बचपन से ही कहानियां सुनने का बहुत शौक था। ऐसी ही कहानी उसने अपने गांव के पास स्थित जंगल के बारे में सुन रखी थी। यह कहानी उसकी दादी उसे सुनाया करती थी। पुराने जमाने में ऐसा कहते थे कि उसका गांव किसी बड़े राजा की राजधानी था। वह नहीं चाहता था कि उसके मरने के बाद उसका धन किसी और को मिले। जब राजा बहुत बूढ़ा हो गया और जब उसे लगा कि उसकी मृत्यु करीब है, तो उसने मरने से पहले सभी को चेतावनी दी, उसके धन को कोई भी लेने की कोशिश ना करे। अगर ऐसा हुआ तो वह किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसकी मृत्यु के उपरांत जिसने भी उसके धन को लेना चाहा, उसके अकस्मात उसकी मृत्यु हो गई। सभी लोग समझ गए कि यह धन शापित है, जो कोई भी उसे हाथ लगाएगा उसे मरना पड़ेगा। इसलिए उस राजा के सेनापति और सारे सैनिकों ने मिलकर राजा का सारा धन जंगल के बाहर एक जगह पर गाड़ दिया। ऐसा कहते हैं कि वह एक बड़े से टीले के नीचे गाड़ा गया था। धन कहाँ गाड़ा गया है, इसकी जानकारी केवल सेनापति और अन्य कुछ सैनिकों को थी। एक दिन सेनापति के मन में लालच आ गया और उसने धन को चुराने की ठान ली। जैसे ही वो राजधानी से निकलकर बाहर उस जंगल में गया तो वह वापस नहीं आ पाया। उसके बाद भी कुछ सैनिकों ने वहां जाकर धन को खोज लाने की सोची, लेकिन उनका भी कहीं अता पता नहीं लगा। तब से यह बात उस राजधानी में प्रचलित हो गई कि जो कोई भी राजा का धन ढूंढने की कोशिश करेगा या उसे जमीन से निकालने की सोचेगा, वह वापस लौटकर कभी नहीं आ पाएगा। गांव के बाहर अभी भी वह टीला मौजूद था, लेकिन गांव के किसी भी शख्स में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह वहां जाए। कन्हैयालाल नौजवान था। अपनी दादी से बार बार उस कहानी को सुनने के बाद उसके मन में भी लालच आया
और उसने टीले के पास जाने की मन ही मन ठान ली। लेकिन उसने इस बात को किसी को बताया नहीं, क्योंकि उसे डर था कि लोग उसे वहां जाने से रोकेंगे। वो रात होने की प्रतीक्षा करने लगा। अमावस की काली रात थी। कन्हैयालाल चुपचाप घर का दरवाजा खोलकर वहां जाने के लिए निकला। काफी देर चलने के बाद वह गांव से बाहर निकल आया। अब वहां एक भी घर नहीं था। घोर अंधेरा छाया हुआ था और सिर्फ पेड़ ही पेड़ नजर आ रहे थे। कोई भी जीव जंतु वहां नहीं था। बीच बीच में हवा के सर्द झोंके उसके शरीर से आकर टकरा रहे थे। तभी एक आवाज आई। उसको सुनकर कन्हैयालाल बुरी तरह से कांप गया। दूर कहीं पर कोई भेड़िया रो रहा था। किसी तरीके से कन्हैयालाल ने अपने आप को संभाला और अपनी राह पर आगे बढ़ता रहा। उसके पास रोशनी के लिए बस एक टॉर्च ही थी। टॉर्च की बैटरी भी खत्म होने वाली थी। टॉर्च की मध्यम रोशनी में उसे कुछ ठीक से नजर भी नहीं आ रहा था, लेकिन वो चले जा रहा था। काफी दूर चलने के बाद उसे अंधेरे में एक बड़ा सा पहाड़ नजर आया। तभी वह समझ गया कि शायद वह टीला पास आ गया है। उसने अपने कदम तेजी से आगे बढ़ाए। जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि टीले के पास कुछ बड़े बड़े पत्थर पड़े थे और उनमें से एक पत्थर पर लिखा हुआ था, खबरदार, यहाँ खोदना मना है। कन्हैया समझ गया कि यह वही स्थान है जहां पर राजा का खजाना गड़ा हुआ है। उसने आव देखा न ताव। अपने साथ लाए हुए फावड़े से जमीन को खोदना शुरू कर दिया। अभी उसने मात्र 2-3 बार ही फावड़े से जमीन पर प्रहार किया था कि तभी एक जोर की गुर्राहट सुनाई दी, मानो कोई वैसी दरिंदा उसके करीब आ रहा हो। जब उसने पलटकर अपनी बुझती हुई टॉर्च की लाइट में देखा तो उसे बहुत ही भयंकर 2 बड़े बड़े लगभग 10 से 20 फुट ऊंचे पांव नजर आए। उस डरावने मंजर को देखकर कन्हैया को बेहोशी आने लगी। उसके मुंह से एक चीख निकल गई, लेकिन अफसोस की बात थी कि उसकी चीख सुनने वाला वहां कोई नहीं था। वो पांव तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगे और एक झटके में उसे जमीन से उठाकर पटक दिया। उसके मुख से जोर से चीख निकली और वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह जब गांव वालों ने आकर देखा तो कन्हैया को लकवा मार चुका था। वह अपने मुंह से कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। गांव वाले बार बार उससे पूछ रहे थे, बताओ क्या हुआ, क्या हुआ, लेकिन वह कुछ भी बताने में असमर्थ था। तभी उसकी बूढ़ी दादी वहां आ पहुंची और उससे बोली, बेटा, मैंने कहा था ना, लालच बुरी बला है। तो दोस्तों, कहानी बस यहीं तक थी। अगर आपको भी अपनी कहानी भेजनी है मुझे, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या इंस्टाग्राम आईडी पर आप मुझे अपनी कहानी भेज सकते हो। तो यह सारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अब मैं आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।